देखिए ये क्वेश्चन 2022 का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो जरा, 2 नंबर में था। इसमें 2 माध्यम दिए गए हैं, ये सब डायग्राम में आपको सब कुछ बना के दिया गया है, ठीक है। एक माध्यम N1 है, दूसरा N2 है, ठीक है। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि N1 जो है, N2 जो है, यहाँ पे लिखा हुआ है N2 की वैल्यू N1 से ज़्यादा है, यानी ये डेंस है, ये रेयर है। इन दोनों के कंपेयर करोगे तो ये वाला ज़्यादा डेंस है, जिसको सघन माध्यम कहते हैं, इसको विरल माध्यम कहते हैं। ये कैसे पता चलता है? जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है वो डेंस होता है, जो सघन होता है, और जो अपवर्तनांक कम होता है वो रेयर मीडियम होता है, जिसको विरल कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो इंसिडेंट एंगल है वो कितना है? ये हमारे पास जो आपतित कोण है वो कितना है? I है। इसके बाद जो परावर्तित कोण है वो कितना है? R डैश है। कौन सा है ये? ये हमारा इंसिडेंट एंगल है, जिसके आपतित कोण कहा जाता है। ये हमारा अपवर्तित कोण है। कौन सा है? ये अपवर्तित कोण है। और ये परावर्तित कोण है। ये कौन सा है? ये R1 है, ये R डैश है। क्वेश्चन ने ये बोला है कि जो हमारे पास अपवर्तित कोण है, यानी ये जो लाइन है अपवर्तित लाइन, और इसका जो परावर्तित लाइन है, ये इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये डायग्राम में भी बताया गया है, ये लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है, ठीक है। सब कुछ बताया गया है, यानी इस किरण के और इस किरण के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है, ठीक है। और हमें प्रूव क्या करना है? हमें ये प्रूव करना है कि जो हमारा क्रांतिक कोण होगा, ठीक है, क्रांतिक कोण जो IC होगा वो क्या होगा? साइन इनवर्स कॉट R डैश। देखो एक बात तो दिमाग में आ जानी चाहिए। दिमाग में क्या आ जानी चाहिए कि इसमें ना तो R1 है, ना ही ना ही R1 है, ना ही N1 है, ना ही N2 है। इसमें कहीं है इस जो हमें प्रूव करना है उसमें N1 N2 तो है नहीं, ऊपर से R1 भी नहीं है, तो हमें रिलेशन निकालनी होगी, यूज करना होगा स्नेल नियम का। कैसे यूज करोगे सब बता रहे हैं अभी हम। सबसे पहले हम जब यूज करेंगे, सोल्यूशन देख लो इसका। हम यहाँ पे क्या यूज कर ले रहे हैं? स्नेल नियम, इस वाले पे, ठीक है। तो हमारे पास स्नेल नियम में क्या होता है? स्नेल नियम ये कहता है, स्नेल नियम, इसका इनका नियम यूज कर रहे हैं। उन्होंने क्या बताया था कि हमारे पास जो N1 साइन आई, ये I हमारा इंसिडेंट एंगल है, इज इक्वल टू होता है N2 साइन R। ये हमारे पास फार्मूला होता है ना, स्नेल नियम जब यूज करते हैं तो ये होता है। ये डिपेंड करता है माध्यम पे। अब यहाँ पे N1 भी दिया हुआ है, ये N1 हमारा N है, N1 N है, और N2 N2 है, ठीक है, अपनी जगह पे जो है वही है, लेकिन एंगल अलग है। यहाँ पर I एंगल तो है, लेकिन यहाँ पे एंगल कौन सा है? R डैश है। स्नेल नियम केवल इस पे ही यूज होने वाला है ना। तो रिलेशन बना लेते हैं यहाँ से। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? N1 साइन I इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा? N2 साइन R की जगह क्या है? साइन R की जगह हमारे पास R डैश है। ये समझ में आया? तो यहाँ से हम जब रिलेशन निकालेंगे तो क्या निकल के आएगी? यहाँ से हम निकाल सकते हैं, या इसको हम ऐसे ही रख ले, या फिर हम बना लेते हैं। जैसे बना लेते हैं कि क्या हमारे पास जो आएगा, इसको हम बना लेते हैं, एक तरफ ले लो इनको। यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसको ऐसे ही रख लेते हैं, बना लेंगे बाद में, जैसे कंडीशन बनेगी उस हिसाब से हमें एडजस्ट करना होगा ना। अगर उसको बनाना है तो बना सकते हैं N2 और N1 के रूप में, अगर वैल्यू निकालना चाहते हैं। फिलहाल हम इसको ऐसे ही लिखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है। अब हमारे पास खेल क्या है कि हमारे पास जो I है ये चेंज करना है, और R डैश को भी चेंज करना है। फिलहाल R डैश को नहीं चेंज करना है, क्योंकि R डैश के रूप में हमारे पास फार्मूला है। I की वैल्यू चेंज करनी है हमें। देखो एक बात सुनो मेरी बात, जो भी लाइट किसी माध्यम में इंसिडेंट होती है, जो भी लाइट किसी माध्यम में जिस एंगल पे इंसिडेंट होती है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये हमारे पास नॉर्मल है। अगर ये लाइट हमारे पास इंसिडेंट होकर ऐसे आई है, और इसका एंगल कितना है? I है, तो अगर उसी माध्यम में वो परावर्तित होगी, यानी इसी में आई थी और इसी में वापस चली गई ऐसे, तो हमेशा याद रखना ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। क्या बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोई लाइट किसी एंगल से इंसिडेंट होती है किसी माध्यम में, क्योंकि अगर माध्यम बदल जाता है तो एंगल बदल जाएगा, लेकिन अगर सेम माध्यम है तो जिस एंगल से ये इंसिडेंट हुई थी उसी एंगल से ये वापस भी जाएगी, यानी ये यहाँ पर I और R1 आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। तो एक तो बात ये पता चल गई हमें कि I बराबर हमारा क्या होगा? R1 के। ये बात समझ में आई? क्यों आई? क्योंकि हमारे पास जो एंगल इंसिडेंट होता है, जो आपतन एंगल होता है, वो बराबर होता है परावर्तन एंगल के। लिखना है तो लिख दो, आपतन कोण बराबर होता है क्या है? परावर्तन कोण के। जो हमारा आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दिमाग में होना चाहिए। लिख दिया हमने, बाकी हमें याद होना चाहिए, ठीक है। अब सुनो,
ये जो लाइन है हमारे पास, ये वाली जो वापस गई है, इसको हम ऐसे इधर खींच दें, ठीक है, ये वाली लाइन की खींच रहा हूँ मैं, ये वाली लाइन को मैं खींच रहा हूँ ऐसे, इधर को खींच दिया, ठीक है। अगर कहीं पर आकार ऐसा बनता है, ये ऐसे बनता है, तो जो ये एंगल होता है, ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्या होगा? थीटा होगा। समझ गए ना? अगर कहीं पर जेड बन के तैयार हो गया ऐसे, तमराज किरबिल जो आपके वो शक्तिमान में नहीं, हाँ, तो उसका जो ये अगर ये बनेगा, क्या बनेगा? तो ये हमारा जो होगा एंगल बराबर ये इसके होगा। इसका मतलब क्या है कि ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हमारा हो जाएगा R1 के, और R1 जो है वो I के बराबर है। क्या है? R1 जो है वो I के बराबर है। ये भी याद रखना है, R1 बराबर I भी है, और ये हमारा I के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। ये हमने बराबर करके दिखा दिया कि ये इसके बराबर है। यहाँ पर नहीं लिखना हो तो नहीं लिखना, लेकिन बता दी हमने आपको। ठीक है, अब सुनो, ये एक लाइन हमारे पास बन गई सीधी। कैसे बन गई? ये सीधी लाइन बन गई। ये जो पूरी लाइन है, ये वाली लाइन, ये पूरी सीधी लाइन बन गई। और किसी भी लाइन का जो एंगल होता है, अगर इस लाइन को हम ऐसे घुमा दिया जाए तो कितना एंगल घूमते हैं? 180 डिग्री। कितना घूमते हैं? 180 डिग्री। समझ गए ना? ये पूरी लाइन बन चुकी है, तो ये जितने भी एंगल है इसके अंदर, सबका योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, समझ लो फिर। तो हम बताएंगे क्या है हमारे पास, R1 प्लस, ये क्या है? R1 प्लस R डैश प्लस 90 डिग्री बराबर कितना होगा? 180। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि यहाँ पर एंगल का ही निकालना खेल था। ये हमारे पास जो लाइन है स्ट्रेट लाइन है, और एक लाइन में जो एंगल बनते हैं सबका योग कितना होता है? 180। ये सब जितने एंगल ये बने हैं सब एक ही लाइन पे बने हुए हैं। चलो सॉल्व करो यहाँ से। यहाँ से हमें क्या निकालना होगा? यहाँ से R1 की जगह क्या रख सकते हो? I रख सकते हो, प्लस यहाँ पर R डैश, ठीक है, इज इक्वल टू क्या करोगे? ये हमारे पास घटा दोगे तो कितना आएगा? 90 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि I1 को क्या कर सकते हैं? I1 को हम कर सकते हैं 90 माइनस R डैश। ये बात समझ में आ गई ना? I1 को हम क्या कर सकते हैं? 90 माइनस R डैश। ठीक है, I1 को हमने क्या किया है? I1 को सॉरी I को हमने किया है 90 माइनस R डैश। इस वाले भाग को इधर भेज दिया। अब समीकरण नंबर 1 पे आ जाओ। समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, चलो वैल्यू पुट करो यहाँ पर। N1 यहाँ पे क्या रखोगे? साइन 90 माइनस R डैश, हमने इसकी वैल्यू रख दी है, I की वैल्यू। और ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा N2 साइन R डैश। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है? हमारे पास ये होता है कि अगर हमारे पास कहीं पर भी साइन 90 माइनस थीटा दिया है तो ये बन जाता है कॉस थीटा। ये बात भी पता होनी चाहिए, है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा N1 cos R डैश, और ये क्या हो जाएगा? N2 sin R डैश। ठीक है, अब सुनो, अब हमें क्या करना होगा? क्योंकि निकालना क्या है? cot R। तो हम क्या करेंगे? इस वाले भाग को इधर डिवाइड कर दो और इसको इधर कर दो। यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा? cos R डैश, ये वाला भाग इधर डिवाइड करके ला रहे हैं, sin R डैश। यहाँ पे दिख रहा है? दिख रहा है। और यहाँ पे क्या होगा? N1 को इधर डिवाइड कर दो, N2 डिवाइड बाई N1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो cos थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा बराबर होता है cot थीटा। क्या बोल रहा हूँ? cos थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा होता है cot थीटा। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ से हमारे पास N2 डिवाइड बाई N1 इज इक्वल टू आ जाएगा cot R डैश। एक समीकरण ये हमारा बन के तैयार हो गया। समीकरण नंबर कौन सा है? ये तीसरा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई तो काम हो गया, नहीं आई तब भी काम हो गया, क्योंकि उनको फिर से समझना है। अब सुनो, ये रिलेशन हमने निकाल ली। अब जैसा पेपर में बोला है क्वेश्चन ने कि हमारे पास ये क्या है? आईसी है, क्रांतिक कोण है। क्रांतिक कोण का मतलब है कि जब हमारे पास कोई लाइट इंसिडेंट होती है, अगर हमारे पास यहाँ साइड पे देख लो, उसका फार्मूला तो यहीं से निकालना है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि उसको ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कभी भी क्रांतिक कोण निकालना होता है, कौन सा क्रांतिक कोण? तो जो लाइट इंसिडेंट हुई है, ये इंसिडेंट हुई है, ठीक है, ये नॉर्मल हमारा क्या है? ये नॉर्मल है। ठीक है, अगर ये लाइट जो इंसिडेंट हुई है, अगर ये लाइट जिस प्लेन में इंसिडेंट हुई उसी के पैरेलल चली जाती है, ऐसे चली जाती है, ये ऐसे चली गई, तो ये एंगल जो होता है, क्योंकि ये तो नॉर्मल है मेरा, ये तो फिक्स रहेगा, तो ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। और तो ये एंगल जो हमारा बना हुआ है, यहाँ पर जो एंगल बनकर तैयार होता है वो हमारा क्या होता है? आईसी होता है। यही हमारा क्रांतिक कोण होता है। क्या बोल रहा हूँ? यहाँ रिंग लाइट आ गई, इसको हटा देता हूँ। सुन लो, अगर हमारे पास कोई लाइट इंसिडेंट होती है, इंसिडेंट होने के बाद जिस प्लेन में इंसिडेंट हुई है
उसी प्लेन के साथ चल देती है आगे, और तो वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बन जाएगा 90 डिग्री का। तो जो एंगल बना है यहाँ से वो क्या होगा, क्रांतिक कोण होगा। यहाँ का अपवर्तनांक कितना था, n1 था, और यहाँ का क्या था, n2 था। अब यहाँ पे फार्मूला लगा दो, यहाँ पे जब लगाओगे तो क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास स्नेल नियम लगा दो, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा n1 साइन IC, ठीक है, इज इक्वल टू n2 साइन 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री, क्योंकि अगर क्रांतिक कोण आता है तो 90 डिग्री ही बनता है ये, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास क्या निकल सकता है, साइन IC इज इक्वल टू, ये हमारे पास IC है, ये IC इज इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा n2 डिवाइड बाई n1। ये क्यों, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ये इक्वेशन बन गई कौन सी, इक्वेशन नंबर 4 बन गई, ठीक है, ये इक्वेशन 4 है। अब दोनों इक्वेशन को बराबर कर दो, इसका ये भाग और ये भाग दोनों आपस में बराबर है ना, तो बराबर कर देते हैं। तो समीकरण नंबर 3 हुआ 4 से, चलो इसको करो। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से n2 तो हमारे पास आया नहीं, ये वाला भाग बराबर कर दो, पहले इसको लिख दो, साइन IC इज इक्वल टू, ये क्या है, कॉट R डैश। यहाँ से IC निकालना चाहता हूँ तो कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स कॉट R डैश। यही हमें प्रूव करना था, यही हमने प्रूव कर दिया है। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और अपना सपोर्ट भी देना है, ठीक है। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो रहा हो तो पूछ लेना। देखो अगर गलती होती है तो गलती एक्सेप्ट करना सही जी बात है ना, लेकिन आप देख लें, हो सकता है आपसे भी गलती हो रही हो। ये प्रॉपर है, यही तरीका है, बेस्ट तरीका है। बाकी अगर कोई और तरीका है तो उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। समझ लो 2 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन समझाने में और बताने के लिए समय लगता है, ठीक है। अब अगर आपको समझ में आया है तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और अपना सपोर्ट भी देना है, ठीक है। बाकी किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप भेजें, ठीक। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।